जी, गुड इवनिंग क्लास। इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। जी भाई, कल की क्लास में हम लोग 446 आईपीसी के सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। 446 तक हम पढ़ चुके हैं। 445 ग्रह भेदन बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन था, जिसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज की क्लास में हम लोग इसकी जो पीनल सेक्शन है, दांडिक प्रावधान जो हैं आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार आदि के लिए, उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, 447 बात करता है पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास हमने किस धारा में पढ़ा है एनु? 441 में 441 में क्रिमिनल ट्रेसपास को देखा था हमने। क्या कहता है 441 कल्पना चौहान? 441 में 441 क्या कहता है? सर, इसमें ये बताया गया कि जो कोई ऐसी संपत्ति में इस आशय से प्रवेश करता है जी, प्रवेश भाटी जी हाथ उठा रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं। जी, प्रोसीड। जी सर। जी, सर, इसकी डेफिनेशन ये है, हम्म, जो कोई ऐसी संपत्ति में जो किसी दूसरे के कब्जे में है, जी, इस आस से प्रवेश करता है कि वह कोई अपराध करे या अपमानित करे या उसे छूट करे, वो आपराधिक अतिचार परिभाषा में आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक अच्छी। यू। तो उसके लिए 447 दंड की व्यवस्था बता रहा है। ये कह रहा है कि whoever commits criminal trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। ठीक है, 3 माह तक की सज़ा का प्रावधान है क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए 447 में, या जुर्माना है। जुर्माना यहाँ अभिव्यक्त किया हुआ है 500 रुपये तक का हो सकता है, यानी कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। सज़ा भी 3 माह तक की हो सकती है। ठीक है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यानी कि यहाँ 3 माह तक की सज़ा का भी प्रावधान है, या जुर्माने से केवल जुर्माना भी लगाया जा सकता है जो 500 रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से। दोनों भी, तीनों विकल्प खुले हुए हैं न्यायालय के सामने। इज दैट ओके? अब 448 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास। ठीक है, 447 तो सामान्य अतिचार की बात कर रहा है, ये हाउस ट्रेसपास की बात कर रहा है 448। ठीक है जी, 448 कह रहा है भैया पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, whoever commits house trespass shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। ठीक है, यदि कोई गृह अतिचार करेगा। गृह अतिचार हमने कहाँ पढ़ा है अमित भाटी? गृह अतिचार, हाँ, क्या कह रहे हो? जी अमित, फिरोज आप बताइए। अमित 452 सर क्या? नहीं, 452 तो दंड की बात करेगा आगे। हम गृह अतिचार की डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि हमने कहाँ पढ़ी है। जी प्रवेश भाटी जी आप बताइए। हाँ फिरोज आप बताइए। 442 में है सर। हाँ, और उसमें गृह के अंतर्गत क्या क्या आता है भाई? सर, उसमें कोई निर्माण, तंबू, जलियान, उपासना स्थान, संपत्ति के वृक्षा में प्रवेश करके उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार कोई भी कर सकता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
ठीक है। सर स्वयं भी तो कोई मालिक कर सकता है हाउस ट्रेसपास अपने ही मकान में। क्या? अपने ही मकान में कोई व्यक्ति स्वयं मालिक भी तो हाउस ट्रेसपास कर सकता है। देखिए, जो ट्रेसपास का अपराध है वो कब्जे के विरुद्ध है, स्वामित्व के विरुद्ध अपराध नहीं है। जी। तो आपने अपना मकान किराए पे चढ़ाया हुआ है और आप किराएदार के यहाँ घुसने लगो जाके किसी ऐसे कृत्य को करने के लिए जो वहाँ बताया गया है, तो आप अपने ही मकान में ट्रेसपास कर सकते हो। मेनली जो अपराध है ये कब्जे के विरुद्ध है। इज दैट ओके? जी सर। जी, हमारे साथ सरस्वती मोहिनी 445 के नाम से एक आईडी जुड़ी हुई है। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी, सरस्वती मोहिनी, मुझे आप सुन पा रही हैं? आई थिंक मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है शायद। चलिए, कोई बात नहीं। तो देखिए, 450 जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है काहे की 449 रह गया। मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृहतिचार। यदि कोई हाउस ट्रेसपास करेगा, कैसे करेगा? हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशमेंट विद डेथ। मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के इरादे के साथ कोई हाउस ट्रेसपास करेगा तो 449 एक्शन में आ जाएगा। और ये कह रहा है हुएवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो 449 कह रहा है मृत्यु से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृहतिचार। तो जो कोई मृत्यु से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ये 449 बात कर रहा है। 450 ऐसे ही आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृहतिचार की बात कर रहा है। 450 में सज़ा का प्रावधान कितना है वहाँ देख लीजिए। वहाँ कह रहा है जो कोई आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 450, ठीक है। तो ये दोनों 449 और 450 किस चीज़ के लिए बात कर रहा है? अपराध जो आप करने के लिए घुस रहे हो उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली सज़ा का मापमान यहाँ कम ज़्यादा किया जा रहा है। और 451 कह रहा है हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। कारावास से दंडनीय कोई अपराध, ठीक है। कारावास की कोई इसमें अवधि नहीं बताई गई है। क्या कह रहा है? whoever commits house trespass in order to committing of any offence punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also be liable to fine. And if the offence intended to be committed is theft, the term of the imprisonment may be extended to 7 years. तो 451 ये कह रहा है कि जो कोई कारावास से दंडनीय कोई अपराध करने के लिए गृहतिचार करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तथा यदि वह अपराध जिसका किया जाना आश्रित हो चोरी हो तो कारावास की अवधि 7 वर्ष तक की हो जाती है। चोरी से इतर कोई कारावास से दंडनीय अपराध के लिए गृहतिचार करेगा तो वहाँ तो 2 वर्ष तक का प्रावधान किया गया है सज़ा का। और यदि वो चोरी करने के आशय से, चोरी करने के इरादे से गृहतिचार कोई करेगा तो उसके लिए अप टू 7 ईयर 451 बात कर रहा है। अब अगली जो धारा है 452, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही कर लीजिए। 452 जो है आपको अधिकतर लड़ाई झगड़ों के मामलों में 452 धारा लगी हुई मिलती है। क्या कहता है 452 भाई? ये कह रहा है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट।
उपैती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार। तो 452 आम लड़ाई झगड़ों के जितने भी मसले होते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे मसलों में 323, 324, 504, 506 के साथ 452 का भी तड़का लग जाए तो मज़ा आ जाए, है ना। तो एक तरह से ये ऑर्नामेंटल सेक्शन भी इसे हम लोग कहते हैं वकालत की भाषा में, क्योंकि ये क्या करता है, ये झगड़ा भले ही सड़क पे हुआ हो तो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि घर में घुस के हमला किया। इससे क्या होता है कि जो सज़ा है, सज़ा की अवधि इसमें चूँकि अप टू 7 ईयर है तो थोड़ा सा आपका मामला जो है वो वज़नदार हो जाता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो कोर्ट की हमारी व्यवस्था है वहाँ हम ये चाहते हैं कि हमारा मामला जो है वो मजबूत से मजबूत हो। तो 452 ये जानी पहचानी धारा आपकी बहुत जानी पहचानी है, जो भी साथी वकालत में हैं इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखते हैं 452 क्या कह रहा है। 452 कह रहा है भाई, whoever commits a house trespass having made preparation for causing hurt to any person or for assaulting any person or for wrongfully restraining any person or for putting any person in fear of hurt or assault or of wrongful restraint shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो उपैती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार 452 बता रहा है। ये कह रहा कि जो कोई किसी व्यक्ति को उपैती कारित करने की या किसी व्यक्ति पर हमला करने की या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपैती के या हमले के या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इज दैट क्लियर जी? 452 समझ आया भाई जी? अमरजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं क्लास में। अमरजीत सिंह, वेलकम इन क्लास, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अमरजीत सिंह। जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अमरजीत जी? अपने माइक खोलिए और बताइए अपने बारे में कुछ, कहाँ से हैं भाई? जी सर। जी, आवाज़ आ रही सर आपको? हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा अपने विषय में बताइए। आप क्लास में पहली बार आ रहे हैं हमारी। जी सर। सर मैं लखनऊ से हूँ सर। अरे राजधानी से आप तो भाई, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। जी चलिए, हम लोग आईपीसी पढ़ रहे हैं भैया अमरजीत जी। जी सर। जी सर। जी हाँ, तो अब ये 452 के बाद 453, 454, 55, 56 ये सब पिनल सेक्शंस हैं, है ना। ये सब पेनल्टी बता रहे हैं डिफरेंट सेक्शंस की। बाकी कंसेप्ट हमारा मेनली क्लियर होना चाहिए कि गृह अतिचार क्या है, ठीक है, और आपका क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग क्या है। मेनली आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर कराने का हमने पूरा प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी जो ये मेन धाराएं हैं इनके मैं दांडिक प्रावधान भी आपको समझाए। अब आपको जो ये बची हुई धाराएं हैं इनको आप सेल्फ देखना है, ठीक है। इसमें केवल डिफरेंट सजाएं हैं, इनको आप सेल्फ पढ़िएगा। अगर कहीं कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल आप नोट करा दीजिएगा मुझे। मैं इसमें एक धारा आपको और समझाना चाह रहा हूँ, 460 देख लीजिए। 460 कह रहा है, ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोज्ड बाय वन ऑफ देम। देखिए ये जॉइंट लाइबिलिटी की बात कर रहा है 460, ठीक है। जॉइंट लाइबिलिटी की हमने कौन कौन सी धाराएं पढ़ी हैं पीछे भाई? एनो जी सर। जॉइंट लाइबिलिटी कौन कौन सी धाराएं बताती हैं मेनली? अरे संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कहाँ कहाँ पढ़ा है हमने भाई? सर धारा 34। धारा 34
और धारा 149 149 और 34। अब 460 कह रहा है कि ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल वेयर डेथ और ग्रीवियस हर्ट कोज्ड बाय वन ऑफ देम। तो एक तरह से वो जो धाराओं का मंतव्य है 460 भी कुछ वैसी ही बात कर रहा है। ये कह रहा है इफ़ एट द टाइम ऑफ द कमिटिंग ऑफ लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट any person is guilty of such offence shall voluntarily cause or attempt to cause death or grievous hurt to any person. Every person jointly concerned in the committing such lurking house trespass by night or house breaking by night shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. तो भैया 460 ये कह रहा है कि रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या रात्रो ग्रह भेदन में संयुक्ततः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं जबकि उनमें से एक के द्वारा मृत्यु या गौरवपैती कारित की गई हो। तो जितने लोग हैं वो सारे के सारे लायबल हो जाएंगे यदि उनमें से कोई भी एक व्यक्ति या तो मृत्यु कारित कर दे किसी व्यक्ति की या घोरपैती कारित कर दे किसी व्यक्ति की। ये कह रहा कि यदि रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या रात्रो ग्रह भेदन करते समय ऐसे अपराध का दोषी कोई व्यक्ति स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोरपैती कारित करेगा या मृत्यु या घोरपैती कारित करने का प्रयत्न करेगा तो ऐसे रात्रो प्रच्छन्न ग्रह अतिचार या रात्रो ग्रह भेदन करने में संयुक्ततः संपृक्त हर व्यक्ति आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 460 के साइड में आप लिख लीजिए जॉइंट प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। यहाँ बताया गया है कि इसमें भी वही सिद्धांत लागू हो जाता है कि एक के द्वारा किए गए उस कृत्य से सभी प्रभावित होंगे और सबको दंडित किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू 460। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? ग्रह भेदन हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। कौन बताएगा भाई ग्रह भेदन क्या होता है? जी भाटी जी बताइए। परवेश भाटी जी। 445 में सर। हाँ, क्या कहता है ग्रह भेदन? सर इसमें 6 तरीके बताए सर। उसमें बिल्कुल। 445 में डी के तरीके से अगर कोई अपराध करता है प्रवेश करता है तो वो गृह भेदन कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति 445 में बताए गए 6 प्रकार में से किसी भी एक प्रकार से गृह अतिचार करता है तो वह गृह भेदन करता है, यह कहा जाता है। अमित भाटी, जी सर। कल की दावत कैसी रही हुई आप लोगों की? हाँ, कोशिश बहुत की मैंने, एक तो छोड़ दी थी लेकिन एक में ही अटेंड करके निकलने में और उसमें ही भागते भागते ही घर पहुंचने में टाइम निकल गया। हाँ नहीं, मुझे प्रवेश जी ने सूचित किया था और बाकी आप सब लोग गायब थे तो मैं समझ गया था कि मैंने कहा भाई पूरा गैंग जो है कहीं धावा पे है आज। नहीं, दो थी सर। अच्छा। एक में तो हमने गई कैंसिल कर दिया, एक में कन्यादान करके हाँ। वहीं दावत खा के बस भागते दौड़ते पहुंचे। चलो चलो कोई बात नहीं भाई, ये भी सभी काम जरूरी हैं। हम लोग सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में हंसी खुशी सब दुख में सब में शामिल होना पड़ता है। जी सर। जी। तो भाई बाकी ये हमारा जो सेगमेंट है आपका सेगमेंट का ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म हो गया और यहाँ अध्याय 17 को हमने समाप्त किया और इससे अगला जो अध्याय है वो अध्याय 18 है जो कि बात करता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स एंड टू प्रॉपर्टी मार्क्स, दस्तावेज़ों और संपत्ति चिन्हों संबंधी अपराधों के विषय में अगला चैप्टर जो हम शुरू करने जा रहे हैं आईपीसी का अध्याय 18 वो बात करता है। ठीक है,
तो हमने जो अध्याय 16 और अध्याय 17 जो है काफ़ी लंबे चैप्टर थे दोनों। अब अध्याय 18 में कुल कितने सेक्शंस हैं कल्पना? जी कल्पना चौहान। जी सर। सर आपने देखे नहीं अभी? देख के बता दो, कोई बात नहीं। ओके सर। हाउ मैनी सेक्शंस? 28 बैठेंगे, 463 से 490। हाँ 463 से 490 बिल्कुल 28 सेक्शंस हैं, है ना जी। तो दस्तावेज शब्द जो है हमने कहाँ पढ़ा है शोभित? जी डॉक्यूमेंट हमने कहाँ पढ़ा है आईपीसी में? ये शायद 29 में पढ़ा था। कल्पना सही कह रहे हैं शोभित। तो वो कह रहे हैं सेक्शन 29। जी सर सही कहा। जी बहुत अच्छे। तो 29 दस्तावेज के बारे में क्या बात करता है एनु बताइए आप, तभी हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि दस्तावेज होता क्या है। डॉक्यूमेंट्स वो होता है या तो किसी भी मतलब कोई लेटर हो, फिगर हो या कोई मार्क्स हो, तो उस पर चीज होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। किसी भी पदार्थ पर अंकों, चिन्हों, अक्षर, अंक, चिन्ह या किसी हाँ। भी साधन के द्वारा। हाँ ये तीनों भी हो सकते हैं, है ना, कम से कम कोई एक भी हो सकता है। लेकिन उसका सर कोई आशय निकलता हो, कोई अर्थ निकलता हो। हाँ ये तो है ही, अर्थ निकलना जरूरी है। जी हाँ मित्र। अच्छा कुछ तो ऐसा भी होता है ना, अर्थ जरूरी नहीं है कि वो मतलब सभी के लिए निकले। जैसे आपने एक बार बताया था एग्जाम्पल, जैसे दूध वाला आता है तो हम कैलेंडर पे मार्क कर देते हैं, वो सिर्फ हमारी अपने लिए ही तो है कि उसमें नहीं, हम ही जान रहे हैं कि अर्थ हम डेट की मार्क कर देते हैं, कोई डंडा खींच देते हैं। अर्थ तो वहाँ भी निकल रहा है नू भाई। हमारा उद्देश्य क्या है? दूध का हिसाब रखने के लिए हमने जो है दीवार पे मार्क कर लिया कि भाई आज 1 किलो आया, 2 किलो आया है, कैलेंडर पे मार्क कर लिया, कहीं भी मतलब व्हाट्सएवर। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कल हमारा दूध वाले के साथ कुछ हिसाब में ऊंच नीच हो तो हम उसे बताएं कि भाई देखो हमने भी नोट किया हुआ है, आप अपना नोट किया हुआ दिखाएं, हम अपना नोट किया हुआ दिखाएं, तो मिलान कर लेते हैं। ऐसी ही तो व्यवस्था होती है, क्यों? जी सर। अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि वो दस्तावेज की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? मेरा एक सवाल है। एक प्रेमी जोड़ा गया नैनीताल घूमने और वहाँ पेड़ पे उसने दिल का निशान बनाया, छाल उतार के और तीर आर पार कर दिया उसके, तो वेदर दिस इज़ डॉक्यूमेंट और नॉट? डॉक्यूमेंट तो बहुत डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, लोग बहुत जगह घूमने जाते हैं, बहुत जगह नाम लिख के आ जाते हैं अपना अपना। चूँकि वो मतलब भाई उसमें क्या है, चिन्ह है और पदार्थ भी है ना। तो एक किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि सर ये जो मतलब वो बनता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, रेनबो, इंद्रधनुष बनता है। डॉक्यूमेंट ही है ना सर ये तो। हाँ ये जो आपने भी बताया था पेड़ पे बनाना, ये डॉक्यूमेंट ही हुआ ना सर? हाँ वैसे तो प्राइमे फेसा ही लगता है कि वो डॉक्यूमेंट है, बाकी वो पूरी परिभाषा से उसे सब्सटेंस पे है, हाँ फिगर है, हाँ और विद इंटेंट टू शो देयर इंटीमेसी जो भी है, हाँ। डिनोट कर रहा है। तो तो जहाँ अगर कभी जब
ऐसे केसेस में ज़्यादातर जब आता है मामला 363, 66 और 76 का, तो मोस्टली तो वो जो होटल वगैरह के वो हैं रजिस्टर्स वो आ जाते हैं, हाँ। उसका किट भी आ जाता है। तो वो ये भी तो बता सकते हैं कि वहाँ चल के देखो बेड को तो बिल्कुल अभी हमने नहीं बनाया, वहाँ जाके देखो, वो भी डॉक्यूमेंट है। भाई हाउ विल दे प्रूव कि भाई वो उन्हीं के द्वारा बनाया गया था? 2 दिन से सर मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो मैंने रिकॉर्डेड क्लास देख ली थी आपकी। अच्छा। तो डॉक्यूमेंट से मुझे याद आया, हमारे यहाँ एक काफ़ी गाली गलौज उसमें लिख रखी थी, वगैरह को लिख दिया किसको, हाँ तो उसमें व्हाट्सएप पे लिख दी थी जो भी है, उसमें हाँ। बाद में मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ। हाँ तो वो हमारे सरकारी वकील साहब थे यादव जी, वो बोले कि मतलब उन्होंने कहा कि भाई जाके थोड़ा अपोज कम करना। बोले अरे अपोज कम क्या करना है, तो डॉक्यूमेंट्री गाली दे दिया। गाली कहाँ दी है, तो डॉक्यूमेंट्री गाली दी है। तो कई बार ऐसा होता है डॉक्यूमेंट्री कन्फेशन हो जाते हैं, मैं उसमें देख रहा था तो उन्हें एक्सपंज कर दिया कि ये सब जैसे हाउस में हो जाता है, सदन में कहते हैं ना नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, ये एक्सपंज कर दिया गया। हाँ। तो अगर कोई हमारे साथी लोग कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दें तो वो डॉक्यूमेंट्री कन्फेशनल स्टेटमेंट ना हो जाए, उसे भी एक्सपंज कर दिया गया। बिल्कुल। तो वो तीनों जी का था शायद चश्मे से रिलेटेड, पता चले लेंस कार्ड वालों ने वीडियो देखी। अच्छा, एनो का बयान सुन रहे थे आप? जी। नहीं हम पढ़े तो ठीक है, हो सकता है लेंस कार्ड वाला कोई देख ले। इसलिए तो हमने सर से पूछा था कि कोई ऑफेंस तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है। तो रेनबो का सवाल एक आया था। आपको रिग्रेट है कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? एक रेनबो का सवाल आया था, उसके बारे में भी थोड़ा, आप लोग सभी विद्वान लोग हैं क्लास में, तो क्या रेनबो भी कोई डॉक्यूमेंट है? भाई वो एक सरफेस पे बन रहा है और एक प्रॉपर वे में एक चिन्ह बन रहा है, इज दैट डॉक्यूमेंट और नॉट? किसी सब्सटेंस पे तो नहीं है ना सर, बाद में तो उसे शो नहीं किया जा सकता कहीं लाके। हाँ अगर मतलब कोई फोटोग्राफ है जिसमें रेनबो दिख रहा है, दैट कैन बी अ डॉक्यूमेंट। हाँ लेकिन रेनबो इन इटसेल्फ आई डोंट थिंक सो दैट इट इज अ डॉक्यूमेंट। हाँ, चूँकि वो एक टेम्परेरी सरफेस है, बादल मतलब एक पर्टिकुलर एंगल बनता है बारिश होने के बाद, है ना, और वो पर्टिकुलर एंगल बनता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो जो वातावरण में बूंदें हैं बरसात की, उन बूंदों के माध्यम से गुजरते हुए एक वो प्रिज्म का काम करती है बूंदें उस टाइम, और वो एक अपोजिट साइड में जो बादलों की व्यवस्था है उन पे जाके वो उसका प्रिज्म के माध्यम से जब हम सूर्य की किरणों को गुजारते हैं तो इस पे केस लॉ मैंने बहुत समय पहले देखा था सर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट का था। हाँ तो उसमें मतलब जो सब्सटेंस वर्ड दिया है 29 में, वो इसलिए थोड़ा इसेंशियल बताया, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस दैट सब्सटेंस बिफोर कोर्ट। हाँ। अब रेनबो बना तो मतलब उसको बिल्कुल। कैसे प्रोड्यूस करेंगे कहीं पर? हाँ, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। उसमें ये कहा गया है, जब हम एविडेंस एक्ट में भी हम दस्तावेज पढ़ते हैं तो वहाँ ये बताया गया है कि जो दस्तावेज का आशय है वो कहीं ना कहीं बतौर साक्ष्य प्रस्तुत करने का मतलब एक व्यवस्था हो जानी चाहिए, उसकी इंटेंट उसका जो है ऐसा होना चाहिए कि वो आवश्यकता पड़ने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, है ना। जैसे मान लीजिए मौसम विभाग ने लिख दिया कहीं पे कि रेनबो बना, हाँ। या किसी ने फोटोग्राफ ले लिया, तो दैट पेपर कैन बी अ डॉक्यूमेंट, लेकिन रेनबो इटसेल्फ आई डोंट थिंक सो। Yes, yes, वो it's- कैसे मतलब बिल्कुल। प्रोडक्शन है? चलिए अध्याय 18 का प्रारंभ करते हैं, और अध्याय 18 की जो पहली धारा है 463 वो फोर्जरी के बारे में सर बात करती इसमें जो एक मिनट, एक अगर जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बनते हैं, अगर अभी हम रेनबो की बात कर रहे हैं, तो ये तो दोनों डॉक्यूमेंट्स होंगे। देखिए ये तो एक बिल्कुल जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो प्रक्रिया है वो फिर वही बात आएगी, शोभित ने जो बात कही कि अगर उनके हम चित्र ले लेंगे, है ना, तो वो चित्र ही काम आ सकते हैं, क्योंकि वो तो एक समय विशेष के लिए होता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हुआ मतलब आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जो भी उसका ड्यूरेशन रहेगा, वो ड्यूरेशन गुजर जाने के बाद वो फिर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं सूर्य और चंद्र। तो वहाँ भी वही सेम फंडा लागू होगा कि उनके जो चित्र होंगे, उनकी जो वीडियोज़ होंगी। ऐसा ना सर,
यूनिवर्सल ट्रुथ है। हाँ मैक्सिमम हम यही तो कह सकते हैं कहीं पे जाके, सर देयर वाज अ इक्लिप्स, देयर वाज अ मून इक्लिप्स, सन बिल्कुल। इक्लिप्स, तो कोर्ट कैन प्रिज्यूम दैट फैक्ट्स, जैसे कि बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू बिल्कुल। ये तो- सेक्शन 57 एविडेंस एक्ट। हाँ, सार्वभौमिक सत्य तो में आ यूनिवर्सल जाता है। ट्रुथ है, उसको प्रोटेक्शन की भी जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है, ये सार्वभौमिक सत्य है ना। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो कोर्ट भी उनको मान के चलेगा, और ये हमारे पंचांग में ये सब सेट है कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कौन सी तिथि पड़ेगी, कौन सा महीना पड़ेगा, है ना। चलिए कूट रचना को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं भाई, इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। ये कह रहा है हुएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड with intent to cause damage or injury to the public or to any person, or to support any claim or title, or to cause any person to part with property, or to enter into any express or implied contract, or with intent to commit fraud, or that fraud may be commits forgery। ठीक है भैया, ये कह रहा कि जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अभिलेख अथवा दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी भाग को, ठीक है, वो थारोली पूरे भाग को या उसके किसी पार्ट को इस आशय से रचता है कि लोक को या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाए, या किसी दावे या हक का समर्थन किया जाए, या यह कारित किया जाए कि कोई व्यक्ति संपत्ति अलग करे, या कोई अभिव्यक्ति या विवक्षित संविदा करे, या इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है। ये 463 की डेफिनेशन क्लॉज आपको बता रही है। ठीक है, तो इसके मूल तत्व क्या निकल के आते हैं, एलिमेंट्स जो फोर्जरी के हैं, वो बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं कि मिथ्या दस्तावेज या उसके किसी भाग की रचना, या तो कोई पूरा का पूरा दस्तावेज ही मिथ्या है या उस दस्तावेज का कोई भाग मिथ्या है, दोनों अवस्थाएं हैं। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है कि ऐसी रचना ऐसे आशय से, जैसा कि धारा में निर्दिष्ट है, जैसे आम जनता या किसी व्यक्ति विशेष को क्षति या हानि कारित करना, किसी दावे या अधिकार का दावा करना, किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित रखना, किसी व्यक्ति को किसी अभिव्यक्ति या गृहीत संविदा में प्रवेश कराना, कोई धोखा करना या उस धोखा को कराना। ठीक है, ये बेसिक जो है क्या है, मूल तत्व हैं 463 के। इज दैट ओके? तो फोर्जरी समझ आया कल्पना? जी, बहुत अच्छे। अब 464 बात करता है मिथ्या दस्तावेज रचना, मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। अब कब फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाना बताया जाएगा, ये 464 कह रहा है। ये कह रहा है अ पर्सन इज सेड टू मेक ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फर्स्ट who dishonestly or fraudulently makes, signs, seals or executes a document or part of a document, b makes or transmits any electronic record or part of any electronic record, affixes any electronic signature on any electronic record, और d कह रहा है makes any mark denoting the execution of a document और द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो 464 हमें ये बता रहा है कि उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, जो क्या क्या करता है, जो बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से किसी दस्तावेज को या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित या निष्पादित करता है। ठीक है, क्या क्या करता है, या तो रचित करे
या हस्ताक्षरित करे या मुद्रांकित करे या निष्पादित करे। तो इनमें सारे मामले अगर कोई इनमें से कोई भी एक काम कर रहा है तो ये कहा जाएगा कि उसने किसी दस्तावेज को रचा है, या तो इन टोटल या उसका कोई भाग। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई डाउट? अगला पार्ट कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करता है। क्या समझे? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, या तो उसको पूरे को या उसके किसी पार्ट को रचना करे या उसको पारेषित करे, ट्रांसमिट करे। पारेषित करना बोले तो हाँ जी, एडिटिंग सर, हाँ जी, एडिटिंग करके उसको सेंड करना, भेजना। नहीं, पारेषित के लिए क्या शब्द आएगा सही? ट्रांसमिट करना। मतलब कि आप जो है उसे आगे क्या कर रहे हैं? वायरल कर रहे हैं। क्यों प्रवेश जी? ऐसा ही होना चाहिए ना ट्रांसमिट के लिए, प्रसारण करना। संचारित करना बोलते हैं सर शायद। हाँ, प्रसारित करना ही बोलेंगे। ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर। मान लीजिए आपके पास कोई फेक कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख आता है, बहुत सारी न्यूज़ आती है फेक, और उनको हम आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे पास आई, हमने आगे फेंक दी। ठीक है, तो इस तरह से तो मतलब जो इस धारा की मंशा यहाँ समझ में आ रही है, ये कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के भाग को रचित या पारेषित करे, तो भी मिथ्या दस्तावेज रचना की परिभाषा में पढ़ा जा रहा है। अगला कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है, उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बनाए, तो वो भी मिथ्या दस्तावेज की रचना की परिभाषा में आ जाएगा। और जो डी पार्ट है वो कह रहा है दस्तावेज का निष्पादन और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन, पारेषण ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था जिसके द्वारा या जिसके प्राधिकार द्वारा उसकी रचना, हस्ताक्षरण, मुद्रांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था। मतलब कि हमें पता था कि ये इस प्रकार का कोई मुद्रांकन, हस्ताक्षरण, निष्पादन सही व्यक्ति के द्वारा, ऑथराइज व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, फिर भी कोई उस पर ऐसा चिन्ह बनाना जिससे ऐसा मालूम पड़े कि ये किसी प्राधिकारवान व्यक्ति के द्वारा ही किया गया कृत्य है। तो ऐसी अवस्था में, और इसका सेकेंडली कह रहा है हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली बाय cancellation or otherwise alters or documents or an electronic record in any material part thereof after it has been made, executed or affixed with electronic signature either by himself or by any other person, whether such person be living or dead at the time of such alteration। ये कह रहा है कि जो कोई किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नहीं, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रचित, निष्पादित या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात उसे रद्द करने द्वारा या अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है। अथवा थर्डली, तीसरा हिस्सा भी है भाई इसका, थोड़ा सा रूखा सा एरिया है ये आईपीसी का, ठीक है ना। वैसे तो आईपीसी इंटरेस्टिंग है सारी की सारी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख वगैरह और ये कूट रचना वगैरह ये कुछ कम इंटरेस्टिंग सा मामला है, तो आप समझने का प्रयास करें। थर्डली कह रहा है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली कॉजेज एनी पर्सन टू साइन, सील, execute or alter a document or an electronic record or to affix his electronic signature
on any electronic record knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the document or electronic record or the nature of the alteration. तीसरा कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु को परिवर्तन के रूप को चित्त विकृति या मतता की हालत में होने के कारण जान नहीं सकता, या उस प्रवंचना के कारण जो उससे की गई है जानता नहीं है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, निष्पादित या परिवर्तन किया जाना, या किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कराया जाना कारित करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो अपनी चित्त विकृतता या मतता की वजह से या किसी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की वजह से वो नहीं जान पा रहा है कि क्या परिवर्तन है, क्या मुद्रांकन है, तो वैसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है तो वो भी क्या करता है, मिथ्या दस्तावेज रचता है 464 के अनुसार। अब इसके कुछ दृष्टांत हैं, दृष्टांत देखें तो धारा कुछ और अच्छे से हमें क्लियर नज़र आएगी। तो देखते हैं इलस्ट्रेशन ए क्या कहता है। ये कह रहा है ए हैज़ ए लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000 रिटन बाय जेड। ए इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड बी एड्स a cipher to the 10,000 and makes the sum 1 lakh, intending that it may be believed by B that Z so wrote the letter. A has committed forgery. तो ये कह रहा है कि कै के पास यह द्वारा कै पर लिखा हुआ 10,000 रुपये का एक प्रत्यय पत्र है। कै से कपट करने के लिए कै 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ा देता है। तो 10,000 रुपये में एक शून्य बढ़ते ही मात्रा क्या हो जाती है, धनराशि बढ़ जाती है। ठीक है, तो धनराशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1 लाख रुपये हो जाएगी। इस आशय से बना देता है कि कै ये विश्वास कर ले कि यह ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था, तो कै ने यहाँ कूट रचना की है, फोर्जरी की है। क्लियर है कल्पना? जी सर। जी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कह रहा है ए विदाउट जेड्स अथॉरिटी affixes जेड सील टू ए डॉक्यूमेंट purporting to be a conveyance of an estate from Z to A with the intention of selling the estate to B and thereby of obtaining from B the purchase money. A has committed forgery. कै इस आशय से कि वह यह की संपदा खा को बेच दे और उसके द्वारा खा से क्रय धन अभिप्राप्त कर ले, यह के प्राधिकार के बिना यह की मुद्रा एक ऐसे दस्तावेज पर लगाता है जो कि यह की ओर से कै की संपदा का हस्तांतर पत्र होना तात्पर्यत है। कै ने कूट रचना की है, फर्जी कागज़ तैयार कर लिया, उसकी मोहर लगा ली और मोहर लगा के ऐसा प्रतीत कराया कि ये जो है उसने हस्तांतरण करने के लिए जो है अनुमत किया हुआ है, और ऐसी अवस्था में क्या करता है, उसकी संपदा बेचकर क्रय धन अभिप्राप्त कर लेता है। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वन सी, ए पिक्स अप अ चेक ऑन अ बैंकर साइंड बाय बी पेएबल टू बेयरर बट विदाउट एनी सम हैविंग बीन इंसर्टेड इन द चेक. ए fraudulently fills up the check by inserting the sum of 10,000 rupees. ए commits forgery. एक बैंकर पर लिखे हुए और वाहक को दे चेक को कै उठा लेता है और चेक कै द्वारा हस्ताक्षरित है, किंतु उस चेक में कोई राशि अंकित नहीं है। कै उस पर 10,000 रुपये की राशि अंकित करके चेक को कपटपूर्वक भर लेता है। तो कै ने क्या किया है, कूट रचना की है। मान लीजिए किसी का हस्ताक्षर किया हुआ ब्लैंक चेक मिल गया है और ब्लैंक चेक में धनराशि नहीं भरी हुई है, धनराशि भर के 10,000 रुपये वो ले रहा है, तो क्या कर रहा है, कूट रचना कर रहा है। ठीक है भैया। द अदर वन, ए लीव्स विद बी हिज एजेंट ए चेक ऑन ए बैंकर साइंड बाय ए विदाउट इंसर्टिंग द सम पेबल एंड ऑथराइज बी टू फिल अप द चेक by inserting a sum not exceeding 10,000 rupees for the purpose of making certain payments. B fraudulent fills up the check by inserting the sum of 20,000 rupees
बी कमिट्स फोर्जरी। तो यहाँ क्या हुआ था, एजेंट को चेक दिया हुआ एक व्यक्ति ने अपने एजेंट को कहा कि भाई इस चेक में आप धनराशि भर लेना और 10,000 रुपये से अधिक की मत भरना, उतना ही उसकी कोई देनदारी कोई पेमेंट्स करनी होंगी एजेंट को। तो यहाँ एजेंट क्या कर रहा है कि जो डायरेक्शन उसके मास्टर के द्वारा दिया गया था उसको अनुपालन ना करते हुए 10,000 के स्थान पर 20,000 भर रहा है। भाई उसको अथॉरिटी कितने की थी, 10,000 रुपये तक के चेक को भरने की थी, लेकिन वो उसको एक्सीड कर रहा है तो और उसको 20,000 रुपये भर के जो है तो यहाँ वो कूट रचना कर रहा है ऐसी अवस्था में, चूँकि वो जितना उसको ऑथराइज किया था उसके मास्टर ने उससे अधिक पैसा क्लेम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कूट रचना कर रहा है। इज़ दैट क्लियर? द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज ई। ये कह रहा है ए ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिमसेल्फ इन द नेम ऑफ बी विदाउट बीज अथॉरिटी इंटेंडिंग टू डिस्काउंट इट एज ए genuine bill with a banker and intending to take up the bill on its maturity. Here as A draws the bill with intent to deceive the banker by leading him to suppose that he had the security of B and thereby to document the bill, A is guilty of forgery. यहाँ अंग कह रहा है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अंग है, ये कह रहा है का खा के प्राधिकार के बिना खा के नाम में अपने ऊपर एक विनिमय पत्र इस आशय से लिखता है कि वह एक बैंकर से अपनी असली विनिमय पत्र की भांति बट्टा देकर उसे भुना ले, ठीक है, और उस विनिमय पत्र को उसकी परिपक्वता पर ले ले। यहाँ कै इस आशय से उस विनिमय पत्र को लिखता है कि प्रवंचना करके बैंकर को यह अनुमान करा दे कि उसे खे की प्रतिभूति प्राप्त है और इसलिए वह उस पर उस विनिमय पत्र को बट्टा लेकर भुना दे का कूटरचना का दोषी है। कुछ समझ आया भाई ये इलस्ट्रेशन? बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो एनआई एक्ट में जब हम पढ़ेंगे वहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने बताया ये फर्जी रूप से तैयार किया, जबकि कोई सिक्योरिटी उसके पास नहीं थी। उसने बिल ऑफ एक्सचेंज एक फ़र्जी तैयार किया, बैंकर को कहा कि भाई इसको आप रख लें सिक्योरिटी के तौर पे और जब ये मैच्योर हो जाएगा इसे भुना लीजिएगा और मुझे आप जो है जितनी इसमें धनराशि है उससे कुछ कम दे दीजिए। बट्टा क्या होता है? बट्टा उसे तो बोलते हैं, क्यों भाई फिरोज? जी सर। बट्टा किसे बोलते हैं? अरे हाँ, सरजीत शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बट्टा आप ऐसे समझिए जैसे आपके कुछ फटे पुराने नोट होते हैं ना, और कुछ लोग बिजनेस करते हैं इसमें, तो वो क्या कहेंगे कि आपके 100 रुपये के बीमार नोट को 90 रुपये में ले लेंगे, 90 में लेंगे सर, है ना, तो मुझे बट्टा बोलते हैं। जी सर। ये बिल ऑफ एक्सचेंज सर एक श्योरिटी है कि वो मुझे पैसे देगा इतने, तो मैं आपको दे दूँगा 10%, 20% या 5% कम देगा उसमें। बस वो बट्टे पे रख लेता है उसे। भाई उसको यही तो फ़ायदा है कि जब इसकी मैच्योरिटी की डेट आएगी एक तरह से उसने एक तरह से ब्याज पे पैसा दे, ब्याज काट लिया उसको। जी। अब पता लगा कि वो बिल एक्सचेंज ही फर्जी है। अब जिसका वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जब उसके पास जाएगा वो डिसऑनर हो जाएगा, जी, है ना। तो इसलिए कूट रचना की है उसने। अगला कह रहा है जेट्स विल कंटेन्स दीज वर्ड्स, I direct that all my remaining property be equally divided between A, B and C. A dishonestly scratches out of B's name, intending that it may be believed that the whole was left to himself and C. A has committed forgery. तो यह कि विल में शब्द अंतर्विष्ट हैं कि मैं निर्देश देता हूँ कि मेरी समस्त संपत्ति का, खा और गा में बराबर बांट दी जाए। का बेईमानी से खा का नाम इस आशय से खुरच डालता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि समस्त संपत्ति उसके स्वयं के लिए और गाय के लिए ही छोड़ी गई थी। यहाँ का ने कूट रचना की है। समझ आ गया भाई? उसने एक पार्टनर को ही हवा कर दिया विल में फॉर्जरी करके।
तो विल में फोर्जरी करने का क्या लाभ लेना चाह रहा है वो? जहाँ वो 33% का पार्टनर था, वो 33% से 50% का पार्टनर हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पार्टनर की भी वो पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। तो चूंकि जिसकी दूसरे की बढ़ रही है उसने तो कोई कार्य किया नहीं है, अपराध जिसने किया है दंडित तो उसे किया जाएगा भाई। तो यहाँ का जो है वो फोर्जरी कूट रचना के लिए लायबल होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन ये कह रहा है ए इंडोर्स ए गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट एंड मेक्स इट पेएबल टू जेड और हिज ऑर्डर बाय राइटिंग ऑन द बिल ऑफ द वर्ड्स पे टू जेड और हिज ऑर्डर and signing the endorsement, B dishonestly erases the words pay to Jed or his order and thereby converts the special endorsement into a blank endorsement, B commits forgery। का एक सरकारी वचन पत्र को प्रष्टांकित करता है और उस पर शब्द क्या लिखता है, या को या उसके आदेशानुसार दे दो लिखकर और प्रष्टांकन पर हस्ताक्षर करके उसे यह को या उसके आदेशानुसार दे कर देता है। ख बेईमानी से यह को या उसके आदेशानुसार दे दो शब्द को जो है छीलकर मिटा देता है और इस प्रकार उस विशेष प्रष्टांकन को एक निरंक प्रष्टांकन में परिवर्तित कर देता है। ख कूट रचना करता है, ठीक है। वो जो प्रष्टांकन था वो स्पेसिफिक था, एक व्यक्ति विशेष के लिए था, और जब आपने उसका नाम हटा दिया, वहाँ से मिटा दिया खुरच के, तो आपने कूट रचना की है और उस प्रष्टांकन को आपने स्पेसिफिक से ब्लैंक बना दिया। प्रष्टांकन कैसा हो गया वो? अब वो निरंक हो गया, अब वहाँ चाहे जिसका नाम लिख लें, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट वन ये कह रहा है ए सेल्स एंड कन्वेज एन एस्टेट टू जेड ए आफ्टरवर्ड्स इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड जेड ऑफ हिज एस्टेट executes a conveyance of the same estate to be dated 6 months earlier than the date of conveyance to Jed, intending it to be believed that he had conveyed the estate to be before the conveyed it to Jed, A has committed forgery। ये कह रहा है का एक संपदा या को बेच देता है और उसका हस्ताक्षर पत्र लिख देता है, उसके पश्चात का या को कपट करके संपदा से वंचित करने के लिए उसी संपदा का एक हस्तांतरण पत्र जिस पर या के हस्तांतरण पत्र की तारीख से 6 माह से पूर्व की तारीख पड़ी हुई है, ख के नाम से इस आशय से निष्पादित कर देता है कि वह विश्वास कर लिया जाए कि उसने अपनी संपदा या को हस्ताक्षरित करने से पूर्व ख को हस्तांतरित कर दी थी। का ने कूट रचना की है, मतलब आपने एक जो है ट्रांसफ़र डीड बनी, कोई बैनामा हुआ एक तरह से, बैनामे से पहले की 6 महीने पुराना एक बैनामा आपने तैयार कर लिया कि भाई इसको बेचने से पहले तो मुझे बेची थी। तो जहाँ इस प्रकार जो फर्जी बैनामा तैयार कर रहा है, सील डीड तैयार कर रहा है, वो कूट रचना कर रहा है। इज़ दैट ओके? द नेक्स्ट वन जेड डिक्टेट्स हिज विल टू ए इंटेंशनली राइट डाउन अ डिफरेंट लेगेटी फ्रॉम द लेगेटी नेम्ड बाय अ जेड एंड बाय रिप्रेजेंटिंग टू जेड दैट ही हैज़ प्रिपेयर्ड द विल अकॉर्डिंग टू हिज इंस्ट्रक्शन induces Jed to sign the will, A has committed forgery। ये कह रहा है ये अपनी विल कैसे लिखवाता है, कैसा से एक ऐसे वसीयतदार का नाम लिख देता है जो कि उस वसीयतदार से भिन्न है जिसका नाम यह ने कहा है, और यह को यह व्यापदिष्ट करके कि उसने विल उसके अनुदेशों के अनुसार ही तैयार की है, यह को विल पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्प्रेरित करता है। का ने कूट रचना की है। तो विल करने वाले की विल कुछ और है और विल लिखने वाले की विल क्या है, कुछ और है। उसने क्या किया, विल करने वाला ए को संपदा देना चाह रहा है और विल लिखने वाला जो सुन के लिख रहा है उसने ए के स्थान पर बी का नाम इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ये उस टाइम की बात है जब वो विल करने वाला, मान लीजिए कोई बेचारा अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ना जानता, तो वो अपनी विल डिक्टेट करके लिखवा रहा है, और जो बंदा लिख रहा है वो गड़बड़ कर रहा है, तो वो फोर्जरी कर रहा है। इज दैट ओके? द नेक्स्ट वन ये कह रहा है ए राइट्स अ लेटर एंड साइंस इट टू बीज नेम विदाउट बीज अथॉरिटी सर्टिफाइंग दैट ए इज़ ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर एंड इन डिस्ट्रेस्ड सर्कमस्टेंसेज फ्रॉम द अनफोर्सीन मिसफॉर्च्यून
intending by means of such letter to obtain alms from Z and other persons. Here A has made a false document in order to induce Z to part with property. A has committed forgery. यहाँ है कि क एक पत्र लिखता है और ख के प्राधिकार के बिना इस आशय से कि उस पत्र के द्वारा ऐसे और अन्य व्यक्तियों से भिक्षा अभिप्राप्त करे। खा के नाम के हस्ताक्षर यह प्रमाणित करते हुए देता है कि क अच्छे शील का व्यक्ति है और अनवेक्षित दुर्भाग्य कारण दीन अवस्था में है। यहाँ क ने यह कि संपत्ति अलग करने के लिए उत्प्रेरित करने की मिथ्या दस्तावेज रची है, इसलिए का ने कूट रचना की है। समझ में आया कुछ ये वाला इलस्ट्रेशन? भाई किसी व्यक्ति के लिए किसी के प्राधिकार के बिना उसकी ओर से कोई लेटर लिखवाया जा रहा है कि भाई ये भला व्यक्ति है और इसका कुछ समय ख़राब चल रहा है, समय ख़राब होने की वजह से जो है ये इस दीनहीन अवस्था में पहुंच गया है, तो इसको उस पत्र के अनुसमर्थन से जो है कुछ भिक्षा मिल जाए। तो यहाँ का जो है वो कूट रचना कर रहा है, क्योंकि प्राधिकार के बिना इस प्रकार जो है वो पत्र लिख रहा है। लास्ट इलस्ट्रेशन इसका कह रहा है, आ विदाउट बीज अथॉरिटी राइट्स लेटर एंड साइंस इट इन बीज नेम सर्टिफाइंग टू एज कैरेक्टर इंटेंडिंग देयर बाय टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट अंडर जेड। ए हैज़ कमिटेड forgery in as much as he intended to deceive Z by the forged certificate and thereby to induce Z to enter into an express or implied contract for service। तो ये कह रहा कि ख के प्राधिकार के बिना क इस आशय से उसके द्वारा यह के अधीन नौकरी अभिप्राप्त करे, क के शील को प्रमाणित करते हुए एक पत्र लिखता है और उसे खा के नाम से हस्ताक्षरित करता है। का ने कूट रचना की है, क्योंकि उसका आशय कूट रचित प्रमाण पत्र द्वारा या को प्रवंचित करने का और ऐसा करके यह की सेवा की अभिव्यक्ति या विकसित संविदा में प्रविष्ट होने के लिए उत्प्रेरित करने का था। तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ आपने फर्जी प्रमाण पत्र किसी को बना के इस आशय से दिया, और किसके अथॉरिटी से दिया? उस व्यक्ति की अथॉरिटी से दिया जो नहीं दे रहा है ऐसा कोई लेटर बना के, और उस लेटर के आधार पर अगला व्यक्ति जो है वो उसको किसी संविदा में एंटर करा रहा है। मान लीजिए अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, और जबकि वो जो प्रमाण पत्र है वो प्रमाण पत्र फेक है। तो फेक प्रमाण पत्र बनाने वाला क्या कर रहा है? फोर्जरी कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं समापन करते हैं। इसके स्पष्टीकरण 1 और 2, 3 इसके बाकी स्पष्टीकरण जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, और आमना मैम की क्लास 10 बजे से होगी। तो आप सभी आमना मैम की क्लास के लिए उपस्थित रहिएगा। तो आप सभी को गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर।